अब सवाल उठता है कि क्या अतीक की तरह मुख्तार का साम्राज्य ढह रहा है? ऐसा है तो उसकी 15,000 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति का क्या होगा? उसके IAS 191 गैंग को कौन संभालेगा? अतीक अहमद तो गया, अब मुख्तार अंसारी भी निपट जाए तो पूर्वांचल से माफियागिरी ही निपट जाएगी। सच्चिदानंद राय के भाई अच्युतानंद गुस्से में ये बोल जाते हैं, जिनका 17 जुलाई 1986 को मर्डर हुआ था। मुख्तार अंसारी का पहला सबसे बड़ा केस यही माना जाता है। एक वक्त था जब मुख्तार के सामने DM, SP सिर झुकाए खड़े रहते थे। अब माहौल बदल गया है। बीते 3 सालों में उसकी 576 करोड़ की प्रॉपर्टी पर यूपी सरकार बुलडोजर चला चुकी है। आधा परिवार जेल में है और आधा फरार। 29 अप्रैल को गाजीपुर के MP MLA कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार को 10 साल की सजा और उसके भाई अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है। 1 साल में मुख्तार अंसारी को किसी मामले में मिली ये चौथी सजा है। मुख्तार समेत अंसारी परिवार पर कुल 97 मामले दर्ज हैं। जेल में है, बेटा बहू भी जेल में है, पत्नी और छोटा बेटा फरार है। अब सवाल उठता है कि क्या अतीक की तरह मुख्तार का साम्राज्य ढह रहा है? ऐसा है तो उसकी 15,000 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति का क्या होगा? उसके IAS 191 गैंग को कौन संभालेगा? परिवार में 3 भाई हैं, सिबकतुल्ला, अफजाल और मुख्तार। क्या अब इनके बेटों में संपत्ति और राजनीतिक विरासत की जंग होने वाली है? इन सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में ढूंढेंगे। आज की इस वीडियो में इन 7 टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैप्टर नंबर 1, मुख्तार के पास इतनी संपत्ति आई कहां से? 80 के दशक में मुख्तार अंसारी का नाम पूर्वांचल में अपराध की दुनिया में स्थापित हो रहा था। हर अपराधी को अपराध की दुनिया में बने रहने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो उसका सामना हुआ ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह से। इन दोनों गैंग्स में कोई लड़ाई नहीं थी, पूरा झगड़ा कमाई पर कब्जे का था। चैप्टर नंबर 2, बिजली देकर कैसे हीरो बना मुख्तार अंसारी। मुख्तार ने पहली बार मऊ से चुनाव लड़ा तो पोस्टर पर लिखा शेर मऊ। सीट मुस्लिम बहुल थी तो उसे जीतने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लोग उसे पसंद भी करते थे। बड़े बड़े अधिकारियों से हनक से बात किया करता था, लोगों के काम भी करवाता था। उसने लोगों का काम करवाने के लिए तमंचा कल्चर अपनाया। वो जहां से भी गुजरता था तो DM भी सिर झुकाते थे। 90 के दशक की शुरुआत में मऊ और गाजीपुर में बिजली बड़ी समस्या थी। मुख्तार ताकतवर था तो दोनों जिलों की हैसियत राजधानी जैसी हो गई। लखनऊ में जितने घंटे लाइट आती थी, यहाँ भी उतने ही घंटे लाइट आने लगी। मुख्तार की इमेज रॉबिन हुड वाली बनती गई और इलाके के नौजवान उसे अपना आदर्श मानने लगे। ये लोग मुख्तार के लिए जान भी देने के लिए तैयार थे। इनमें दोनों धर्मों के लोग थे। इसी से उसका गैंग बढ़ता गया। राजनीति में आने के बाद मुख्तार ने सीधे अपराध में शामिल होना बंद कर दिया। वो गांव की लोकल लड़ाई से निकले अपराधियों को शरण देता था। इन अपराधियों से ही बड़ी वारदात करवाता था। चैप्टर नंबर 3, ब्रजेश गैंग से लड़ाई। 1986 में सच्चिदानंद राय की हत्या के बाद से मुख्तार का नाम अपराध की दुनिया में बढ़ने लगा। गैंग मजबूत हुआ तो सरकारी ठेकों पर कब्जा करने लगा। मुख्तार को 1991 में पुलिस ने पकड़ा भी, लेकिन वो 2 सिपाहियों को गोली मारकर फरार हो गया। इससे इलाके में उसकी दहशत और बढ़ गई। इसी दौरान ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह की गैंग भी कोयले के कारोबार में उतर गई। मुख्तार को ये पसंद नहीं आया। त्रिभुवन के भाई कांस्टेबल राजेंद्र सिंह का मर्डर हो गया। आरोप लगा मुख्तार पर और दोनों गैंग में दुश्मनी शुरू हो गई। गैंगवार चलती रही। 1996 में मुख्तार को बसपा ने मऊ का टिकट दे दिया। मुख्तार विधायक बना तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई। 1997 में उसने कोयला कारोबारी नंद किशोर रुंगटा को किडनैप करवा लिया। रुंगटा का सब तक नहीं मिला। ब्रजेश गैंग कभी कभी चुनौती देता रहा, लेकिन मुख्तार का गैंग काफी बड़ा हो चुका था। बदलाव ये आया कि अब मुख्तार के आदमी ठेके लेने लगे। इससे व्यापारियों के साथ मुनाफा बांटने की झंझट ही खत्म हो गई। चैप्टर नंबर 4, सरकारी जमीनों पर कब्जा। मुख्तार का गैंग पहले भी जमीन कब्जाने का काम करता था। राजनीति में आने के बाद उसकी नजर सरकारी जमीन पर पड़ी। सरकारी और विवादित जमीनों पर मुख्तार के गुर्गे कब्जा करते थे, फिर उस जमीन को किसी को बेच देते थे। इसके बाद अगली जमीन निशाने पर रहती थी। पूर्वांचल में अगर किसी जमीन पर मुख्तार की नजर पड़ जाती थी तो वो चाहे 5 लाख की हो या 5 करोड़ की, उसे देने से मुख्तार को कोई मना नहीं कर पाता था। वह जो भी देता वही जमीन मालिकों को रखना पड़ता था। 1 बीघा जमीन कागज पर खरीदता था और आसपास की 12 बीघे जमीन पर कब्जा कर लेता था। चैप्टर नंबर 5, गुंडा टैक्स से पैसा कमाया। गुंडा टैक्स और जमीन कब्जाने से मिले पैसे को विकास कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी के खाते में जमा किया जा रहा था। इस पैसे से लीगल तरीके से संपत्ति खरीदी जाती थी। अकाउंट से काफी पैसा मुख्तार के ससुर जमशेद राणा की कंपनी आकाश प्रोडक्ट एंड इंजीनियरिंग के अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा था। इस रकम से मऊ, गाजीपुर, जादौन, दिल्ली, लखनऊ में
23 संपत्तियां खरीदी गईं। ये प्रॉपर्टी बाजार भाव से अधिक कीमत में खरीदी गई थी। मुख्तार के सहयोगी गणेश दत्त मिश्रा ने गाजीपुर में 2 प्रॉपर्टी खरीदी थी। उसके पास एक भी पैसा तक नहीं था। दोनों प्रॉपर्टी का सौदा 1.23 करोड़ में हुआ, लेकिन उसने सिर्फ कब्जा किया, पैसे कभी नहीं दिए। ये मुख्तार की बेनामी संपत्ति थी, जिसे गणेश दत्त मिश्रा के नाम से खरीदा गया था। मुख्तार का काम करने का तरीका सभी लोग जानते थे। राजनीतिक विरोधियों को नुकसान नहीं पहुंचाता था। अगर किसी ने पैसे का नुकसान किया है तो उसे खत्म करके ही मानता था। मऊ के एक क्लास के ठेकेदार मन्ना सिंह की कहानी से ऐसे समझते हैं। मन्ना सिंह पीडब्ल्यूडी के ठेके लेता था। मन्ना सिंह और उसके पार्टनर राजेश राय की 29 अगस्त 2009 को नगर कोतवाली इलाके में हत्या कर दी जाती है। इस मामले में मन्ना सिंह के भाई हरेंद्र सिंह ने मुख्तार अंसारी, हनुमान पांडे समेत 11 लोगों पर आरोप लगाया। मुख्तार ने मन्ना सिंह के हर ठेके पर 10% गुंडा टैक्स मांगा था। उसने टैक्स देने से मना कर दिया तो मन्ना सिंह की हत्या कर दी गई। आरोप लगा मुख्तार अंसारी पर। पहले मन्ना सिंह के रिश्ते मुख्तार से काफी ठीक थे, लेकिन वो पैसे का नुकसान नहीं उठा सकता था। इस मामले में मुख्तार को निचली अदालत ने बरी कर दिया। मन्ना सिंह की हत्या के वक्त मुख्तार जेल में ही था। चैप्टर नंबर 6, जेल में रहकर मुख्तार गैंग चलाता कैसे था। एक सवाल ये भी है कि मुख्तार जेल में रहकर कैसे गैंग चलाता था। उसके ऊपर 60 से भी ज्यादा केस दर्ज थे। इसके बावजूद भी उसे 2022 में सजा मिलनी शुरू हुई। पुलिस सूत्र बताते हैं कि मुख्तार जिस जेल में बंद होता है, गुर्गे भी जमानत तोड़वाकर वहीं चले जाते हैं। जेल के आसपास भी उसके गुर्गे रहने लगते हैं। उन्हीं के जरिए वो जेल में बंद छोटे अपराधियों को साथ मिलाकर पूरी बैरक पर दबदबा बना लेता था। मुख्तार जेल के अधिकारियों को रिश्वत देता था, इसलिए उसे मोबाइल यूज करने और ऐशो आराम में कोई दिक्कत नहीं आती थी। जेल अधिकारियों की मिलीभगत से वह फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनवाकर पेशी से बच जाता था, या फिर जिस मामले में आरोप तय होने होते थे उसे छोड़कर उसी दिन किसी और अन्य मामले में दूसरे कोर्ट में पेश हो जाता था। जहां बड़ा केस होता था वहां उसके वकीलों की फौज पेशी पर जाती थी। इस तरह मुख्तार अंसारी दूसरे पक्ष पर दबाव बनाता था। कानूनी खामियों का फायदा उठाकर वो कानूनी फंदों से बच निकलता था। अगर ऐसे भी काम नहीं बने तो वो गवाहों को डरा धमकाकर अपने पक्ष में बयान दिलवाता था। उसके मैसेज जेल से बाहर ले जाने का काम उसके गुर्गे करते थे और बाहर उसके बेटे और पत्नी गैंग का बाकी काम संभालते थे। चैप्टर नंबर 7, अब मुख्तार का IAS 191 गैंग कौन संभालेगा। मुख्तार 2005 से जेल में बंद है। इसके बावजूद पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसने जेल में रहकर 7 मर्डर करवाए हैं। वे मुख्तार के इशारे पर हत्या, अपहरण, रंगदारी और ठेकों को मैनेज करते हैं। हालांकि योगी सरकार की शक्ति बढ़ी तो उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे वो लाइमलाइट में आए। 2022 का विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ा। 2012 और 2017 का विधानसभा चुनाव वो जेल से ही लड़ा था। उसने 2022 में बड़े बेटे अब्बास अंसारी को चुनाव में उतारा। अब्बास जीत भी गया, लेकिन हेट स्पीच में पहले वो फरार हुआ, फिर सरेंडर कर जेल जाना पड़ा। अभी वो कासगंज जेल में है। गैंग संभालेगा कौन, अब ये सवाल महत्वपूर्ण है। मुख्तार की गैंग में 3 दर्जन से ज्यादा शूटर थे। इस वक्त सिर्फ 3 फरार हैं। इनमें से उसके 2 रिश्तेदार हैं, बाकी या तो एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं या फिर जेल में है। फिलहाल मुख्तार गैंग को संभालने वाला कोई नहीं है। सरकार जिस तरह कार्रवाई कर रही है उससे लगता भी नहीं है कि कोई गैंग चलाने वाला बचेगा। अब मुख्तार पर भले ही आर्थिक चोट की जा रही हो, लेकिन उसके लिए करोड़ों की फंडिंग करने वाले अब भी बाहर हैं। जब तक मुख्तार जिंदा है उसका गैंग जिंदा है। मुख्तार बूढ़ा जरूर हो गया है, लेकिन उसकी गैंग पर उसी का हुक्म चलता है। उसका IAS 191 गैंग सही वक्त का इंतजार कर रहा है, वो फिर एक्टिव होगा। अगर आपको इस वीडियो का पॉइंट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही वीडियोज के लिए सब्सक्राइब